जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि इनसाइट एकेडमी द्वारा ये मध्य प्रदेश की हिस्ट्री की जो थ्योरेटिकल क्लासेस है वो चलाई जा रही हैं, जिसमें आपका मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास और मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं। उसके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से एक्सेस करके देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा इनसाइट एकेडमी में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी से संबंधित क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इनसाइट एकेडमी द्वारा एमपीपीएससी मेंस के अभ्यर्थियों के लिए आपका जो पेपर 4 है उसका जो दर्शन शास्त्र की क्लासेस है वो अपलोड हो रही हैं, जिसमें जो फिलोसफर्स दिए हुए हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। अभी आज के इस वीडियो में जो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें आज से चालू हो रहा है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास अर्थात हम मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। तो मध्य प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री में जो अभी आज से हम चालू कर रहे हैं वो है आपका भोपाल रियासत से कहानी चालू हो रही है। ठीक है, तो चालू करते हैं भोपाल रियासत से कहानी। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि भोपाल रियासत का अस्तित्व कहाँ से आया। अस्तित्व कहाँ से आया मतलब उसकी स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तो औरंगजेब का एक सेनापति होता था दोस्त मोहम्मद खान, जिसे भोपाल का संस्थापक माना जाता है। किसको? दोस्त मोहम्मद खान को भोपाल का संस्थापक माना जाता है। क्या हुआ था एग्जैक्टली? तो औरंगजेब के सेनापति दोस्त मोहम्मद खान ने 1707 में केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने पर, केंद्रीय सत्ता मतलब दिल्ली में स्थापित मुगल सत्ता, दिल्ली की मुगल सत्ता के कमजोर होने पर भोपाल रियासत की स्वतंत्र भोपाल रियासत की नींव रखी। बाद में क्या हुआ? 1723 में दोस्त मोहम्मद खान की संधि हो जाती है किससे? हैदराबाद के निजाम से। दोस्त मोहम्मद खान की संधि हो जाती है हैदराबाद के निजाम के साथ, एवं निजाम की अधीनता क्या कर लेता है? वो स्वीकार कर लेता है। 1707 में स्थापना करेगा, 1723 में निजाम के साथ संधि करके हैदराबाद की अधीनता स्वीकार कर लेगा, निजाम की अधीनता स्वीकार कर लेगा वो। ठीक है, फिर क्या होगा? 1737 में युद्ध होगा। 1737 में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। उस बहुत बड़े युद्ध का नाम क्या था? भोपाल का युद्ध। ये जो भोपाल का युद्ध है किसके बीच हुआ आपको अच्छे से याद रखना है अपने प्री के लिए। किनके बीच हुआ? मराठा के बीच हुआ। और भोपाल के नवाब और हैदराबाद के निजाम एक तरफ थे। एक तरफ कौन था? मराठे थे। और दूसरी तरफ कौन था? भोपाल का नवाब और हैदराबाद का निजाम। इन दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, जिसको क्या बोला गया? भोपाल का युद्ध बोला गया। और इसमें क्या हुआ? निजाम व नवाब की हार हो गई तथा उनके द्वारा मराठों की अधीनता भोपाल क्षेत्र में स्वीकार कर ली गई। मतलब अब 1737 में क्या हुआ? भोपाल का युद्ध हुआ। अब से 1737 से भोपाल में मराठों का आधिपत्य स्थापित हो गया। क्या हो गया? भोपाल रियासत मराठों के नियंत्रण में आ गई। ठीक है, जब दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल की स्थापना की थी तब भोपाल की राजधानी क्या होती थी? इस्लाम नगर। अच्छे से याद रखिएगा, क्या राजधानी होती थी? इस्लाम नगर। यही भोपाल में ये पड़ता है, एक नगर है छोटा सा। ठीक है, जिसे बाद में क्या किया गया? भोपाल रियासत की राजधानी बाद में क्या बनाया गया? भोपाल बना दिया गया। तो पहले क्या था? इस्लाम नगर था, बाद में भोपाल रियासत की राजधानी भोपाल को ही बनाया गया। फिर क्या हुआ? दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल में रानी महल और चमन महल का निर्माण करवाया था। ये दोस्त मोहम्मद खान जिसने भोपाल की शहर की स्थापना करी थी, भोपाल रियासत की स्थापना करी थी, उसने भोपाल में रानी महल और चमन महल ये दो चीज़ें बनवाई। इसके अलावा दोस्त मोहम्मद खान के पुत्र यार मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत का, यार मोहम्मद खान क्या बनता है? भोपाल रियासत का नवाब बनता है। तो सबसे पहले कौन आया? दोस्त मोहम्मद खान। फिर कौन आया? यार मोहम्मद खान। और यार मोहम्मद खान के शासन के बाद भोपाल में कई सारे वो आए, नवाब आए, कई सारे शासक यहाँ बने। पर इस टाइम पीरियड के बाद एक ऐसा कालखंड आता है जिसमें 6 बेगमें क्या बनती हैं? यहाँ की शासक बनती हैं। कितनी? 6 बेगम। ठीक है, 6 महिलाएं यहाँ पे क्या करती हैं? सत्ता संभालती हैं, शासन संभालती हैं, यहाँ की बागडोर संभालती हैं। इसी कारण क्या कहा जाता है? भोपाल को बेगमों का शहर कहा जाता है। यहाँ बेगमों ने क्या किया है? शासन किया है, लंबे समय तक शासन किया है। तो देखते हैं ये 6 बेगम कौन कौन सी थी। ठीक है, भोपाल रियासत में कुल 6 बेगमों ने शासन किया है। कौन कौन सी बेगम थी? तो सबसे पहली जो प्रमुख आती हैं वो क्या थी? ये यहाँ पे जितनी बेगम लिखी हुई है सब सीक्वेंस में लिखी हुई है ना, कालखंड के अनुसार। तो सबसे पहले आती गौहर बेगम।
जिनको क्या बोलते हैं, कुदसिया बेगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुदसिया बेगम। ये भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी। प्रश्न आ सकता है, भोपाल की प्रथम महिला शासिका कौन थी? गौहर बेगम थी, जिनको कुदसिया बेगम भी बोलते हैं। इनने भोपाल में क्या बनवाया था? जामा मस्जिद और गौहर महल का निर्माण करवाया था। इनने भोपाल में जामा मस्जिद और गौहर महल का निर्माण करवाया था, और ये गौहर महल कई वर्षों तक भोपाल नगर निगम का हेड ऑफिस रहा है। ठीक है, गौहर महल जो उस समय बनवाया गया कुदसिया बेगम द्वारा, वो कई वर्षों तक वर्तमान समय में भोपाल नगर निगम का हेड ऑफिस रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम 1860 से 1868 तक शासन करेंगी, जो मोती महल और मोती मस्जिद का निर्माण करवाएंगी। मोती महल, मोती मस्जिद का निर्माण करवाएंगी। और भोपाल रियासत की पहली जनगणना भी इन्हीं के कालखंड में हुई थी। भोपाल रियासत की पहली जनगणना कब हुई? इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? आती हैं अब कौन? शाहजहां बेगम। इसके बाद क्या है? शाहजहां बेगम। इन्होंने शाहजहानाबाद नगर बसाया था। कब तक शासन किया? तो हाँ, अब इसमें आपको एक अच्छी चीज़ याद रखनी है कि हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था, टोटल 6 बेगमों ने शासन किया। दरअसल एग्जैक्टली यहाँ पे महिलाएं तो 5 ही थी, पर उन 5 महिलाओं में से एक महिला ने 2 बार शासन किया अलग अलग कालखंडों में। तो वो कौन है? हमारी शाहजहां बेगम है, जिनने एक कालखंड क्या था उनका, 1844 से 1860 का कालखंड जब उन्होंने शासन किया, और दूसरा कालखंड क्या है, 1868 से 1901 का कालखंड जब उन्होंने शासन किया। ठीक है, तो शाहजहां बेगम ने 2 बार शासन किया। इनने क्या बनाया था अपने नाम पर? शाहजहानाबाद नगर बसाया था। भोपाल के पास में पड़ता है। शाहजहानाबाद नगर बसाया था। इसके अलावा इनने आज की तारीख में जो लाल कोठी है, जिसको राजभवन बोलते हैं हम, वो किसने बनवाया था? शाहजहां बेगम ने बनवाया था। आपका जो गवर्नर का हाउस है, गवर्नर्स हाउस है, वो किसने बनवाया था? राजभवन किसने बनवाया था? शाहजहां बेगम ने बनवाया था। इसके अलावा भोपाल स्थित राजमहल का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया। और 1884 में भोपाल इटारसी रेलवे लाइन का प्रारंभ भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। भोपाल से इटारसी के बीच में जो रेलवे लाइन बिछाई गई, वो इन्हीं के शासनकाल में हुई। और 1857 की क्रांति के दौरान भोपाल की शासिका यही थी। बहुत सारे फैक्ट हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, पूछा जा सकता है। 1857 क्रांति के समय भोपाल की शासिका कौन थी? आपकी शाहजहां बेगम। भोपाल से इटारसी के बीच जब रेलवे लाइन बिछी, तब शासिका कौन थी? शाहजहां बेगम। भोपाल का जो आपका भोपाल में स्थित जो राजभवन है, वो किसने बनवाया? वो आपकी शाहजहां बेगम है। ठीक है, और इन आपको ऑप्शन आ सकता है कि इन चारों बेगमों में से कौन सी बेगम है जिसने 2 बार शासन किया, तो वो भी क्या है? आपकी शाहजहां बेगम। फिर अगली आती है आपकी कै खुसरो जहां बेगम, या उन्हीं को क्या बोलते हैं? सुल्तान जहां बेगम। कै खुसरो या सुल्तान जहां बेगम। तो कै खुसरो या सुल्तान जहां बेगम जो हैं, इन्हें सरकार अम्मा के नाम से जाना जाता था। क्या बोलते थे लोग? सरकार अम्मा। तो सरकार अम्मा के नाम से जानते थे। इन्होंने शौकत महल की क्या करी थी? स्थापना करी थी। क्या करी थी इन्होंने? शौकत महल की स्थापना करी थी। ठीक है, यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की क्या थी? प्रथम चांसलर थी। अच्छे से याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रथम महिला चांसलर कौन थी? आपकी कै खुसरो जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, हमीदुल्ला खान सुल्तान जहां बेगम के पुत्र थे। हमीदुल्ला खान सुल्तान जहां बेगम कै खुसरो जहां बेगम के पुत्र थे, जो 1 जून 1949 को भोपाल रियासत के भारत राष्ट्र संघ में विलय के समय क्या थे? प्रमुख थे। तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि भोपाल रियासत का जब 1 जून 1949 को भारत गणराज्य में विलय हुआ, तब भोपाल रियासत का राज प्रमुख कौन था? वहां का नवाब कौन था? तो कौन था? आपका हमीदुल्ला खान, जो किसका पुत्र है? कै खुसरो जहां बेगम का। और इनके बारे में एक फैक्ट और क्या है कि 1911 में जॉर्ज पंचम के राज्यरोहण समारोह के लिए कहाँ गई थी? इंग्लैंड गई थी। 1911 में जॉर्ज पंचम का जो राज्यरोहण समारोह हुआ, जो कोरोनेशन हुआ उनका, तो उस समय ये कहाँ गई थी? लंदन गई हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगली बेगम आती हैं आपकी आखिरी, छठी बेगम। वो है बेगम साजिदा सुल्ताना। बेगम साजिदा सुल्ताना 1961 से लेकर के 1995 तक, ये आज़ादी के बाद भी शासिका बनी रही। एक तरीके से चूंकि अब देश तो आज़ाद हो चुका था, कोई शासन जैसा करने जैसा कुछ था नहीं, तो एक प्रतीकात्मक शासक के रूप में ये 95 तक बनी रही। ठीक है, तो ये क्या था आपका? भोपाल में बेगमों का शासन था।
जिसमें से अच्छे से याद रखना है आपको सभी बेगमों के बारे में, विभिन्न तथ्यों को, चाहे आपको कुदसिया बेगम हो, शाहजहां बेगम हो, सिकंदर जहां बेगम हो, या फिर आपकी के खुसरो जहां बेगम हो। ठीक है, अब देखते हैं, जैसा हमने वहाँ ऊपर क्या देखा हुआ था कि आपका भोपाल के युद्ध के बाद, ठीक है, हमने यहाँ क्या देखा था, भोपाल के युद्ध के बाद 1737 में भोपाल रियासत में किसका आधिपत्य स्थापित हो जाता है, मराठों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। पर मराठा इसके पहले ही मध्य प्रदेश में क्या कर चुके थे, प्रवेश कर चुके थे। तो अब हम देखेंगे इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास मराठाओं के संदर्भ से, कि मध्य प्रदेश में मराठा साम्राज्य कैसे चालू हुआ। तो कहानी देखते हैं सबसे पहले कि जनवरी 1923 में बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम असीरगढ़ के क्षेत्र से क्या करते हैं, असीरगढ़ मतलब बुरहानपुर, जो कहाँ से लगता है, हमारे महाराष्ट्र से लगता है, महाराष्ट्र से बॉर्डर बनाता है। मराठा कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। ठीक है, तो असीरगढ़ क्षेत्र से क्या करेंगे, मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं। कब, जनवरी 1923 में। और मई 1923 में भोपाल के नवाब दोस्त मोहम्मद खान को क्या कर देंगे, पराजित कर देंगे। इस चीज को हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, फिर क्या होगा, 1724 में बाजीराव प्रथम अपने साथ मराठा सरदार कौन कौन, उदाजी पवार, मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के साथ क्या करेंगे, नर्मदा नदी को पार करके यहाँ मध्य प्रदेश में मालवांचल में अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। क्या क्या हुआ कि 1724 में पेशवा बाजीराव प्रथम कुछ मराठा सरदारों के साथ यहाँ आएंगे। वो जो कुछ मराठा सरदार हैं, ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में। वो कौन थे, उदाजी पवार, मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया। इन तीन सरदारों के साथ बाजीराव प्रथम मध्य प्रदेश में मालवांचल में आएंगे और मालवांचल में अपना मराठों का आधिपत्य स्थापित कर देंगे। फिर क्या हुआ, अमझेरा के युद्ध में 1728 में गिरधर बहादुर, जो कि मालवा का गवर्नर था, मुगल गवर्नर था गिरधर बहादुर, उसकी मृत्यु हो जाती है और मालवा पर मराठों का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो अमझेरा का युद्ध कब हुआ था, अच्छे से याद रखना है आपको, 1728 में। अमझेरा का युद्ध कब हुआ था, 1728 में। किसके बीच हुआ था, मुगल गवर्नर गिरधर बहादुर और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की विजय हुई थी। फिर क्या हुआ, 1728 में बाजीराव प्रथम बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल की मदद करते हैं और बुंदेलखंड राज्य को अपने अधीन कर लेते हैं। क्या हुआ यहाँ पर, बुंदेला राजवंश क्या है, बुंदेला राजवंश में छत्रसाल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। उसको वीडियो को आप वापस जाके देखिएगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि कैसे छत्रसाल महाराज शिवाजी महाराज के संपर्क में आते हैं। ठीक है, उनकी मदद करने के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर उनसे प्रेरित होकर के उनके आज्ञानुसार वापस आकर के अपना यहाँ पे शासन स्थापित करते हैं। फिर कैसे उनकी एक तरीके से कहानी में वो आता है, आपका कहानी आगे बढ़ती है कि आपका जो छत्रसाल महाराज का जो वो था, एरिया था, क्षेत्र था, बुंदेला क्षेत्र जो था बुंदेलखंड का, वहाँ पे आक्रमण होता है और उसमें फिर कैसे बाजीराव प्रथम सहायता करने जाते हैं और फिर बाजीराव प्रथम का एक तरीके से उस क्षेत्र में भी एक तरीके से नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ठीक है, फिर 1732 से लेकर के 1736 के मध्य मालवा पर मराठों का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो ये क्या था, मराठों का पूरा आधिपत्य था मध्य प्रदेश में, मालवा में, बुंदेलखंड में, सभी जगह पर। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर कि जैसा हमने क्या देखा था कि जब ये आपका बाजीराव प्रथम आपके असीरगढ़ के क्षेत्र से मालवा में प्रवेश करते हैं, फिर वहाँ से पूरे मध्य प्रदेश में आधिपत्य स्थापित करना चालू करते हैं, तो उस समय कुछ सरदारों के साथ आए थे, मराठा सरदारों के साथ, उदाजी पवार, मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया। तो फाइनली क्या होता है फिर 1732 में बाजीराव प्रथम संपूर्ण मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश में जीता गया संपूर्ण क्षेत्र जिसको मराठों ने जीता था, उसको क्या करेंगे, वो 5 भागों में डिवाइड करके 5 सरदारों के बीच में क्या कर देंगे, वितरित कर देंगे, वर्गीकृत कर देंगे, बांट देंगे, जो भी है। वो 5 सरदार कौन थे और किस सरदार के नियंत्रण में कौन सा क्षेत्र आया, उसको देखते हैं हम। तो उसमें जो पहला वंश बनता है, 5 वंश बनते हैं उनके वितरण के बाद, जिसमें पहला वंश बनता है होलकर वंश का, जिसका क्षेत्र क्या था, होलकर इंदौर के थे, आपको अच्छे से पता है, राजमाता अहिल्याबाई होलकर इंदौर की शासिका थी।
आपको अच्छे से पता है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे होलकर वंश के? मल्हार राव होलकर। अच्छे से अब यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी हैं आपको अच्छे से याद रखना है प्री के फैक्ट के रूप में। मल्हार राव होलकर, होलकर वंश के संस्थापक। सिंधिया वंश, सिंधियाओं का क्षेत्र क्या था? ग्वालियर था। और सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया। कौन थे? राणोजी सिंधिया। इसके अलावा कौन है? पवार। पवारों का क्षेत्र क्या था आपका? धार था। और उसके संस्थापक कौन थे? आनंद पवार। इसके अलावा कहो तिकोजी वंश। तो कोजी वंश का क्षेत्र क्या था? देवास की बड़ी पंथी। उसके संस्थापक कौन थे? तुकोजी पवार। और इसके अलावा जीवाजी वंश है। जीवाजी वंश का क्षेत्र क्या था? देवास की छोटी पंथी। और इसके संस्थापक कौन थे आपके? जीवाजी थे स्वयं। तो ये क्या थे आपके? मराठा साम्राज्य द्वारा 5 भागों में वर्गीकृत मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित 5 वंश थे। उसमें हमने उनके क्षेत्र और संस्थापक देखे। अब चलते हैं बुंदेलखंड में मराठा। अभी हमने क्या देखा? मालवा में मराठा देखे। अब चलते हैं बुंदेलखंड में मराठाओं के बारे में। तो बुंदेलखंड में चंपत राय के द्वारा मुगल सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का प्रारंभ औरंगजेब के काल में ही कर दिया गया था। चंपत राय जी जो हुए छत्रसाल के पिता, महाराज छत्रसाल के पिता का नाम क्या था? तो चंपत राय था। तो चंपत राय जी ने ही क्या कर दिया था आपके, एक तरीके से मुगलों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंका था। और बाद में उस कहानी को किसने आगे बढ़ाया? महाराज छत्रसाल ने आगे बढ़ाया। फिर क्या हुआ? 1728 में मुगल सूबेदार बंगस खान द्वारा बुंदेलखंड पे क्या किया गया? आक्रमण किया गया। ठीक है, जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ के आए थे कि क्या हुआ था यहाँ पे आपके बाजीराव जी द्वारा 1728 में बुंदेलखंड में क्या कर लिया गया? एक तरीके से अपने अधीन कर लिया गया। तो वो जो अधीन वाला पोर्शन आया वो कैसे आया, उस चीज़ को अब अभी हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि क्या हुआ था एग्जैक्टली कि 1728 में मुगल सूबेदार बंगस खान था, उसने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया। महाराज छत्रसाल की सेना कमजोर थी, किले का संरक्षण नहीं कर पा रही थी, राज्य का संरक्षण नहीं कर पा रही थी। तब महाराज छत्रसाल द्वारा क्या किया जाता है? बाजीराव पेशवा प्रथम से सहायता मांगी जाती है। तो जो आपने मूवी देखी हुई है, जो आपने बाजीराव मस्तानी वाली मूवी देखी हुई है, उसमें यही कहानी बताई गई है। ठीक है, बस मूवी में क्या किया गया है, कुछ ज़्यादा ही मसाला लगा दिया गया है। ठीक है, तो उसमें हमको नहीं जाना है, हमारे काम की चीज़ें वो नहीं है। हम वापस लौटते हैं अपनी कहानी में। तो इसमें क्या होता है, महाराज छत्रसाल द्वारा बाजीराव प्रथम से मदद मांगी जाती है और बाजीराव प्रथम मुगलों के विरुद्ध हथियार उठाते हुए महाराज छत्रसाल की मदद के लिए आते हैं। ठीक है, सहायता के लिए आते हैं। और इस युद्ध में फिर क्या होता है, मतलब कि बाजीराव प्रथम के आने के बाद बंगस खान पराजित हो जाता है। फिर क्या हुआ, छत्रसाल महाराज ने पन्ना दरबार में पेशवा बाजीराव प्रथम का सम्मान किया तथा उन्हें अपना तीसरा पुत्र मान लिया। और अपना तीसरा पुत्र मान करके उनको राज्य का 1/3 हिस्सा भी सौंप दिया। और उस 1/3 हिस्से में क्या आता था? सागर, दमोह, जबलपुर, यहाँ का तमाम का पूरा क्षेत्र आता था। उनने अपना तीसरा पुत्र माना उनको, 2 संतान उनके पहले से थी। और तीसरा पुत्र माना जब उनको, तो उन तीनों संतानों के मध्य उनने अपनी जमीन को 1/3 हिस्से में, 1/3 1/3 1/3 हिस्से में बांट दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, 1737 में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम और किसको हराया था? आपका दोस्त मोहम्मद खान को। ठीक है, तथा दौला सराय, यहाँ दौला सराय नहीं, दौला सराय की संधि हुई जिसमें चंबल और नर्मदा के मध्य भाग पर मराठों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। दौला सराय की संधि कब हुई? 1737 1738 में हुई। किसके मध्य हुई? मराठों और निजाम के मध्य हुई। उसके तहत, उस संधि के तहत क्या चीज निकल के आई? तो चंबल और नर्मदा के क्षेत्र में मराठों का आधिपत्य स्थापित हुआ। और इस संधि के बाद मराठा राज्य का विस्तार कहाँ से हो गया? अटक से कटक तक हो गया। इस संधि के बाद, दौला सराय की संधि के बाद मराठों का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक स्थापित हो गया? अटक से कटक तक स्थापित हो गया। ठीक है, तो ये क्या था आपका पूरा बुंदेलखंड में मराठों का साम्राज्य था, मराठों का आधिपत्य था। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या है, क्योंकि हम बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ रहे हैं, पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में आपको ये अच्छे से याद रखना है कि पेशवा बाजीराव प्रथम जब युद्ध से लौट रहे थे तो वो उनका विश्राम स्थल कहाँ लगा था? आपके खरगोन में। खरगोन में कहाँ लगा था? नर्मदा नदी के किनारे रावरखेड़ी में। वहीं उनका क्या होता है? देहांत हो जाता है एक लंबी बीमारी के बाद।
ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बाजीराव पेशवा प्रथम की समाधि कहाँ है, तो आपके अपने खरगोन के रावरखेड़ी में है। उनके बारे में इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल लिखते हैं कि ही लिव्ड इन कैंप एंड डाइड आउट ऑफ इट। मतलब वो कैंप में रहे, कैंप में जीवन जिया उनने, पर उनका देहांत उसके बाहर हो गया। ठीक है, कैंप में रहे मतलब कि वो सदैव युद्धरत रहे। कैंप में रहे का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो सदैव युद्धरत रहे, सदैव उनने क्या किया, संघर्ष किया अपने राज्य की स्थापना के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए। पर उनकी मृत्यु उसके बाहर हुई, उस कैंप के बाहर हुई जिस कैंप में वो निवास करते थे। ठीक है, अब चलते हैं होलकर वंश में। अब हमने ऊपर क्या देखे थे, 5 वंश देखे थे, होलकर वंश, सिंधिया वंश, जीवाजी वंश, तुकोजी वंश। ये जो वंश हमने देखे हैं इन सभी को हम सेपरेटली देखेंगे, जिसमें हमारे लिए जो 2 महत्वपूर्ण है वो क्या है, होलकर और सिंधिया वंश। होलकर और सिंधिया वंश। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं होलकर वंश देख रहे हैं, जिसकी स्थापना आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से किसने की थी, मल्हार राव होलकर ने करी थी। ये जो मल्हार राव होलकर थे, इनको 1727 में 5 महलों की क्या दी गई थी, मराठों द्वारा सनद दी गई थी। पेशवा द्वारा 1727 में मल्हार राव होलकर को 5 महलों की सनद दी गई थी, ग्रांट दी गई थी। सनद देना मतलब ग्रांट देना, उपहार देना, इस टाइप की चीज हो गई वो। फिर क्या होता है, 1732 में एक औपचारिक दस्तावेज के माध्यम से होलकर, सिंधिया और पवार सरदारों के बीच में जिलों का क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। इस चीज को जस्ट हमने ऊपर देखा कि जो भी मालवा प्रदेश जीता गया बाजीराव पेशवा प्रथम द्वारा, उसको टोटल 5 भागों में विभाजित कर दिया गया। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई, ये काम कब किया गया, 1732 में किया गया। ठीक है, 1732 में ही मल्हार राव होलकर को इंदौर का राज्य प्राप्त हुआ, हमने ऊपर देखा था टेबल में। इस राज्य में इंदौर, बेटमा, देपालपुर सहित 28 परगने शामिल थे। इंदौर जो स्टेट उनको मिला, इंदौर जो राज्य उनको मिला, उसमें 28 परगने शामिल थे। ठीक है, 1747 में मल्हार राव होलकर ने इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण करवाया। आज की तारीख में जो आप इंदौर में राजवाड़ा सुनते हैं, उस राजवाड़े का निर्माण इंदौर में किसने करवाया था, 1747 में मल्हार राव होलकर ने करवाया था। अच्छे से याद रखना है आपको। और आपको पता है होलकर वंश की राजधानी क्या थी, प्रारंभिक राजधानी इंदौर थी। बाद में राजमाता अहिल्याबाई क्या बना देंगी, राजधानी माहेश्वर बनाएंगी। ठीक है, तो प्रारंभिक राजधानी क्या है आपकी, इंदौर है। ठीक है, 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मल्हार राव होलकर ने मालवा तथा इंदौर को पुनः अपना राज्य स्थापित किया और एक वृहद सेना का निर्माण किया। 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मल्हार राव होलकर सशक्त हुए और उनने अपने साम्राज्य को सशक्त किया। ठीक है, मल्हार राव होलकर के बाद कौन राजा बनता है, खांडेराव होलकर। पर खांडेराव होलकर की क्या हो जाती है, असमय मृत्यु हो जाती है। तो उनकी असमय मृत्यु के कारण अहिल्याबाई होलकर क्या बनती हैं, वहां की शासिका बनती हैं। उनकी पत्नी अहिल्याबाई होलकर वहां की शासिका बनती हैं, मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू और खांडेराव की पत्नी। ठीक है, मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ है, भिंड में है, अच्छे से याद रखिएगा। मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ है, आपके भिंड जिले में है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखना है राजमाता रानी अहिल्याबाई को, लोक माता रानी अहिल्याबाई को। तो होलकर वंश की महान शासिका थी जिनको लोक माता नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, लोक माता नाम दिया गया है। अच्छे से याद रखिएगा, लोक माता किसको बोलते हैं, अहिल्याबाई होलकर को। राजमाता किसको बोलते हैं, राजमाता विजया राजे सिंधिया को। तो विजया राजे सिंधिया को राजमाता बोलते हैं, अहिल्याबाई होलकर को लोक माता बोलते हैं। इन लोक माता का जन्म कहाँ हुआ था, मालखेड़ा महाराष्ट्र में जन्म हुआ था, जिनका शासनकाल 1767 से 1795 ईस्वी तक माना गया है, मतलब कि लगभग 28 वर्ष का माना गया है, 1767 से 1795 तक। इनके पुत्र थे मालेराव होलकर। देखो सबसे पहले स्थापना किसने की, मल्हार राव होलकर ने। फिर खांडेराव होलकर शासक बने, पर उनकी मृत्यु हो गई। फिर कौन शासक बना आपका, अहिल्याबाई होलकर। पर अहिल्याबाई होलकर स्वयं के नाम से शासन नहीं करती थी, वो सिर्फ प्रतिनिधि बोलती थी खुद को। किसका प्रतिनिधि, अपने पुत्र राजा मालेराव होलकर का।
क्योंकि उनका पुत्र नाबालिग था, इस कारण उसके नाम पर वो शासन करने लग गई, वही प्रशासन चलाने लग गई। और इनके सेनापति कौन थे? तुकोजी होलकर। इन्होंने राजधानी इंदौर से कहाँ स्थानांतरित कर दी? माहेश्वर। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि प्रारंभिक राजधानी इंदौर थी, पर बाद में क्या बनेगी? माहेश्वर बनेगी। और इनका निधन कब हुआ था? 13 सितंबर 1795 को निधन हुआ था, जिनकी समाधि कहाँ है? आपके माहेश्वर में अवस्थित है। ठीक है, अब देखते हैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर के प्रमुख कार्य क्या रहे, क्या काम किया उन्होंने। तो माहेश्वर देखो, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के प्रमुख कार्यों को अगर आप देखेंगे एक बड़े स्तर पर, तो इनका जो प्रमुख योगदान था वो किसमें था? स्थापत्य कला में था। और उसमें भी स्थापत्य कला में स्पेसिफिक किसमें? मंदिर निर्माण में। आज की तारीख में आप जितने भी बड़े मंदिर देखते हैं उत्तर भारत में, उनमें से अधिकांश मंदिरों का या तो निर्माण या पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया है? अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा करवाया गया है। तो इसमें क्या है? माहेश्वर का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया, भवानी माता का मंदिर, राजेश्वर शिवालय, पंढरीनाथ का मंदिर बनवाया, घाटों का निर्माण बनवाया, बनारस में मणिकर्णिका घाट है, देवालयों का निर्माण करवाया, चाहे बद्रीनाथ हो, काशी हो, अयोध्या हो, हरिद्वार हो, द्वारिका हो, महाकालेश्वर हो, ऐसे सभी बड़े मंदिर नॉर्थ इंडिया के उन्हीं ने बनवाए हैं। ठीक है, कपड़ा उद्योग को उन्होंने विकास किया। कपड़ा उद्योग में क्या था आपका? चंदेरी था, माहेश्वर था। क्या था? चंदेरी था, माहेश्वर था। इस चीज को उन्होंने क्या दिया? महत्व दिया। चंदेरी की साड़ियां, माहेश्वर की साड़ियां। ठीक है, इन सभी चीजों को उन्होंने वहां पे क्या किया? एक तरीके से प्रसारित करने का प्रयास किया। अब हमारे यहाँ पे क्या है? इनके बारे में एक पुस्तक लिखी गई। पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आपके अपने इंदौर से लगातार 9 बार सांसद रहने वाली सुमित्रा महाजन ताई द्वारा क्या लिखा गया? एक पुस्तक लिखी गई। पुस्तक का शीर्षक क्या है? मातोश्री। ये क्या है? लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जीवनी है ये। तो क्या याद रखना है आपको? मातोश्री। मातोश्री क्या है? पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? आपके सुमित्रा महाजन की। किसके बारे में है? अहिल्याबाई होलकर के बारे में। तो ये क्या था आपका पूरा? लोक माता अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल था। अब चलते हैं आगे, शिवाजीराव होलकर के बारे में देखते हैं। शिवाजीराव होलकर के बारे में क्या है कि इन्होंने इंदौर में लाल बाग पैलेस बनवाया था। राजवाड़ा किसने बनवाया था? मल्हार राव होलकर ने 1747 में। और आपका ये किसने बनवाया था लाल बाग पैलेस इंदौर का? तो शिवाजीराव होलकर ने। इसके बाद आते हैं आपके यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर आप कई बार पढ़ चुके होंगे स्पोर्ट्स के उसमें। तो इतिहासकार एन.एस. इनामदार ने इन्हें क्या कहा है? मध्य भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा है? मध्य भारत का नेपोलियन कहा है। किसने कहा है? एन.एस. इनामदार ने। एन.एस. इनामदार ने। इनके टाइम में क्या हुआ था? इन्हीं के समय में 1805 में होलकर या वो अंग्रेजों के मध्य क्या हुआ था? राजपुर घाट की संधि संपन्न हुई थी। राजपुर घाट की संधि संपन्न हुई थी किसके समय में? आपके यशवंतराव होलकर के समय में। जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है वो क्या याद रखना है? मध्य भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? हमारे देश में कई लोगों को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। एक भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो आपका समुद्रगुप्त है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि हिंदू नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो एक कर्णदेव शासक हुए हैं। एक क्या है? कर्णदेव शासक हुए हैं। इसके अलावा क्या है आपका मध्य भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? यशवंतराव होलकर हुए हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका यशवंतराव होलकर द्वितीय। यशवंतराव होलकर द्वितीय ने 1930 में मणिक बाग महल का निर्माण करवाया था। कौन सा? मणिक बाग महल का। इसके अलावा होलकर एसोसिएशन की 1940 में इन्हें स्थापना करी थी। यही होलकर एसोसिएशन आगे चलकर क्या बनता है? मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बन जाता है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बन जाएगा। और जब मध्य भारत का विलय हो रहा था भारत में, तो ये उस समय उसका शासक कौन था? विलय के समय होलकर वंश का शासक कौन था? तो तुकोजी राव तृतीय थे। ठीक है, यशवंतराव होलकर के बारे में हमने दो फैक्ट देखे, 1930 का मणिक बाग पहल और 1940 का होलकर एसोसिएशन। यहाँ पे आपके यशवंतराव होलकर समाप्त होते हैं। यहाँ पे आते हैं आप तुकोजी राव तृतीय। तो तुकोजी राव तृतीय के टाइम पे क्या हुआ था? मध्य भारत का विलय हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है आपका मंदसौर की संधि। तो मंदसौर की संधि किनके मध्य हुई थी? मल्हार राव होलकर द्वितीय के मध्य हुई थी। और किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। कब हुई थी? 1818 में।
ठीक है, तो मंदसौर की संधि आपको याद रखनी है 1818 की, मल्हारराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। तो ये क्या था पूरा आपका होलकर वंश था। अब चलते हैं अगला वंश जो आता है आपका महत्वपूर्ण, वो है सिंधिया वंश। तो सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था वो भी आपको पता है पहले से, राणोजी सिंधिया, याद है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि 1729 में क्या हुआ था। अमझेरा का युद्ध हुआ था, इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उस अमझेरा के युद्ध में आपका क्या हुआ था, एक मुगल गवर्नर था वो क्या हो गया, हार गया। उससे क्या हुआ, मराठों का आधिपत्य स्थापित हो गया। इस युद्ध में राणोजी सिंधिया द्वारा क्या किया गया, वीरता का प्रदर्शन किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, 1730 में मालवा के सूबेदार राणाजी सिंधिया नियुक्त कर दिए गए। इस युद्ध में चूंकि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, इस कारण उनको मालवा का सूबेदार क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। फिर क्या हुआ, 1737 में बालाजी विश्वनाथ द्वारा राणाजी सिंधिया को मालवा का औपचारिक प्रशासक बनाया गया। पहले तो नियुक्ति कर दी गई, बाद में उस चीज को औपचारिकता दे दी गई, किसके द्वारा, बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। फिर क्या होता है, राणाजी सिंधिया द्वारा महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। राणोजी सिंधिया ने महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया था। ठीक है, इसके अलावा क्या था आपका क्षेत्र विस्तार, तो उज्जैन, शाजापुर, सुजालपुर में हुआ। क्षेत्र विस्तार कहाँ हुआ, उज्जैन, शाजापुर, सुजालपुर में। प्रारंभिक राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। प्रमुख शासक कौन थे, महादजी सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, जयाजीराव सिंधिया, माधवराव द्वितीय और जीवाजीराव सिंधिया। इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे, तो महादजी सिंधिया थे। ठीक है, महादजी सिंधिया। इसके अलावा दौलतराव सिंधिया, जयाजीराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया। अब सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, महादजी सिंधिया। क्या क्या है इनके बारे में, तो 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। महादजी सिंधिया 1763 के पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और 1765 में गोहद के राजा लोकेंद्र सिंह को हराएंगे और ग्वालियर पर आधिपत्य स्थापित करेंगे। गोहद कहाँ है, आपके भिंड में है। गोहद का किला कहाँ है आपका, गोहद का किला कहाँ है, भिंड में है। तो वहाँ के राजा लोकेंद्र सिंह को हरा देंगे और वहाँ आधिपत्य स्थापित करेंगे। इसके अलावा इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई, जो किसके कारण हुई, महादजी सिंधिया के कारण हुई, या उसमें महादजी सिंधिया का योगदान था। वो क्या था कि शाह आलम कौन, मुगल शासक, दिल्ली में शासन करने वाली मुगल सत्ता का शासक, उस शाह आलम को गुलाम कादिर बंधु होते थे, ठीक है, कादिर भाई होते थे, उनने क्या कर दिया था, अपने अपहरण कर लिया उसका, उसको क्या कर लिया, अपने नियंत्रण में रख लिया। तो महादजी सिंधिया ने दिल्ली की ओर कूच करके कादिर बंधुओं के नियंत्रण से शाह आलम को मुक्त कराया। ठीक है, शाह आलम को चूंकि मुक्त कराया, वो मुगल गवर्नर था, तो इससे खुश होकर के उसने क्या कर दिया, अपना महादजी सिंधिया को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया और उनको कई सारे प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपका सालबाई की संधि। जैसे ऊपर हमने क्या देखा था, 1818 की मंदसौर की संधि, होलकरों वाली। यहाँ पे आती है सालबाई की संधि 1782 की, जो महादजी सिंधिया और अंग्रेज अधिकारी एंडरसन के बीच हुई थी। अगला जो शासक आता है आपका, वो है दौलत राव सिंधिया। तो क्या हुआ, 1810 में इन्होंने उज्जैन से ग्वालियर राजधानी स्थानांतरित कर दी। अब हमने क्या देखा था कि राजधानी क्या थी, पहले उज्जैन थी, फिर क्या बन गई, ग्वालियर, राजधानी क्या बन गई, ग्वालियर बन गई। पहले जैसे होलकर वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, इंदौर थी, बाद में क्या बन गई, माहेश्वर। वैसे ही इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, सिंधिया वंश की उज्जैन थी। अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। और बाद में क्या बन जाती है, ग्वालियर बनती है। ग्वालियर राजधानी कौन बनाएगा, दौलत राव सिंधिया बनाएंगे। और इन्हीं के टाइम पे ग्वालियर संधि होती है 1807 में, 1817 में अंग्रेजों और दौलत राव सिंधिया के मध्य ग्वालियर की संधि। इसके बाद आते हैं आपके जयाजीराव सिंधिया। जयाजीराव सिंधिया के टाइम पे क्या होता है आपका, 1857 का युद्ध होता है। 1857 का युद्ध होता है। इनने जय विलास महल बनवाया था 1874 में ग्वालियर में। 1874 में ग्वालियर में जय विलास महल किसने बनवाया, जयाजीराव सिंधिया ने बनवाया था। इसके बाद आते हैं आपके माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय ने क्या किया, तो 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत में
शिवपुरी में जॉर्ज कैसल भवन बनवाया था। शिवपुरी का जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, उसके पेरीफेरी में ही अंदर उसके एक महल स्थित है। वो कौन सा महल है? जॉर्ज कैसल महल है, जॉर्ज कैसल भवन है। वो किसने बनवाया था? आपके माधवराव द्वितीय ने बनवाया था। किस खुशी में बनवाया था? क्योंकि 1911 में जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा में आया था। उनको लगा था कि भाई वो यहाँ पे भी आएगा तो कुछ बनवा देते हैं उसको, उसके लिए अच्छा लगेगा उसको भी देख करके। और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो आया ही नहीं, मतलब भारत आया पर वहाँ पे नहीं आया, है ना। और इन्हीं के समय 1905 में पहली बार क्या हुआ था? भाप से बिजली उत्पन्न की गई थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं जीवाजीराव सिंधिया। तो 1925 में माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद उनके अल्पवयस्क पुत्र जीवाजीराव सिंधिया को क्या बनाया जाता है? शासक बनाया जाता है। और जीवाजीराव सिंधिया के वयस्क होने तक शासन चलाने के लिए महारानी की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन किया जाता है। अब चूंकि वो क्या थे? अल्पवयस्क थे, 18 साल के नहीं हुए थे, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? उनका प्रशासन चलाने के लिए एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन कर दिया गया। किसकी अध्यक्षता में? महारानी की अध्यक्षता में। कहाँ की महारानी? लंदन की महारानी। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1936 में जीवाजी राव को सारे अधिकार सौंप दिए गए। जब वो क्या हो गए? वयस्क हो गए, तो काउंसिल ऑफ रीजेंसी को समाप्त करके पूरे अधिकार किसको दे दिए गए? जीवाजी राव सिंधिया को दे दिए गए। फिर क्या हुआ? अप्रैल 1948 में दिल्ली में मध्य भारत के राजाओं के सम्मेलन में 25 रियासतों और ग्वालियर, इंदौर और मालवा का संयुक्त संघ बनाया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? मध्य भारत नाम दिया गया। तो अच्छे से याद रखिएगा, मध्य भारत जो संघ बनाया गया, जब मध्य भारत संघ बना उस समय सिंधिया वंश का शासक कौन था? जीवाजीराव सिंधिया थे। मध्य भारत संघ कब बना? आपका अप्रैल 48 में, 1948 में। ठीक है, फिर क्या हुआ? 28 मई 1948 को पंडित नेहरू ने मध्य भारत राज्य का क्या कर दिया? उद्घाटन कर दिया। और मध्य भारत राज्य के उद्घाटन के साथ ही उनने उसके पहले राज्य प्रमुख की घोषणा कर दी। और पहला जो राज्य प्रमुख मध्य भारत संघ का बनाया गया, वो किसको बनाया गया? जीवाजीराव सिंधिया को बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या है? तो जीवाजीराव सिंधिया ने 1941 में गैर मराठा जाति की एक राजपूत कन्या, कौन? लेखा दिव्येश्वरी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। 1941 में किया। और लेखा दिव्येश्वरी का बाद में नाम क्या हो जाता है? राजमाता विजया राजे सिंधिया हो जाता है। राजमाता विजया राजे सिंधिया हो जाता है, जिनका जन्म कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1919 में हुआ था। क्या हुआ? जीवाजीराव सिंधिया ने 1941 में एक कन्या से विवाह किया। उस कन्या का असली नाम क्या था? लेखा दिव्येश्वरी। लेखा दिव्येश्वरी, जिसका बाद में नाम क्या पड़ गया? मराठी परिवारों में, अगर आप मराठी कल्चर से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मराठी परिवारों में एक संस्कृति है। वो क्या है? कि मराठी परिवारों में कन्या जब विवाहित होकर के अपने पति के घर में जाती है तो वहाँ उसका नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। ये आज भी कल्चर चलता है, बाकायदा चलता है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा प्रभाव कम हो गया हो, पर अगर आप प्योर मराठी फैमिली में जाएंगे तो ये कल्चर आपको देखने को मिलेगा। तो वही इनके साथ भी हुआ कि जो लेखा दिव्येश्वरी देवी जो थी, उनका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? विजय राजे कर दिया गया। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1919 को हुआ था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे याद रखना कि उनके पति कौन थे लेखा दिव्येश्वरी के? आपके जीवाजीराव सिंधिया। और दूसरा कि विजय राजे सिंधिया का वास्तविक नाम क्या था? लेखा दिव्येश्वरी। इनका विवाह मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ? सागर जिले में संपन्न हुआ था। आगे चल कर क्या कहलाई? राजमाता कहलाई। क्या कहलाई? राजमाता कहलाई। ठीक है, अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि अहिल्याबाई होलकर पे एक पुस्तक लिखी गई, वो पुस्तक किसने लिखी? हमारी सुमित्रा महाजन जी ने लिखी, जिस पुस्तक का नाम क्या था? मातोश्री। वैसे ही राजमाता विजयराजे सिंधिया पर भी एक पुस्तक लिखी गई। वो पुस्तक किसने लिखी? मृदुला सिन्हा ने लिखी है। और पुस्तक का नाम क्या है? एक रानी ऐसी भी। ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये क्या था पूरा आपका आज? होलकर और सिंधिया वंश थे, भोपाल रियासत देखी, मध्य प्रदेश में मराठों का आधिपत्य देखा, चाहे मध्य प्रदेश में मराठों का आधिपत्य मालवांचल में हो चाहे बुंदेलखंड में हो,
इस चीज़ को आज हमने विस्तार से समझा। मध्य प्रदेश में बेगमों का शासन समझा, कौन कौन सी बेगम ने कब कब शासन किया, इस चीज़ को समझा। ठीक है, तो ये क्या था आपका मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास की पहली क्लास थी। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।